जिनमें आयन होंगे, ठीक है ना, आयन होंगे। अभी तक तो जो हम चालक जो चालक होता है, चालक तो हमारे पास एक तार के रूप में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, विलयन का चालकता निकालनी, ठीक है ना। विलयन के लिए हमारे पास क्या होंगे, चालकता, कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ है उनके निकालना है। ये क्या कहता है, देखो ये कहता है कि माना कोई हमारे पास कोई आयनिक यौगिक है, सपोज दैट हम ले लेते हैं NaCl ही लिया, मान लीजिए ये आयनिक यौगिक है हमारे पास, जो आयनों में बढ़ जाता है, ठीक है ना। उसका सही मापन के लिए जो है, उसके प्रतिरोध का मापन किया जाता है। पहले हम उसको क्या करते हैं, उसका प्रतिरोध का मापन करते हैं, और प्रतिरोध का जो मापन करने के लिए हमारे पास होता है व्हीट स्टोन ब्रिज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है ना। ये व्हीट स्टोन ने दिया था और एक ब्रिज के फॉर्म में दिया था। तो ब्रिज के फॉर्म में इस प्रकार से दिया था, मान लीजिए उसने कहा कि यहाँ पर कोई इस टाइप से बना हुआ है, व्हीट स्टोन जो ब्रिज होगा वो इस प्रकार से बना हुआ रहता है, ठीक है ना, यहाँ से इस टाइप से। ये एक प्रतिरोध यहाँ पर दिखा रखा है, और एक प्रतिरोध मान लीजिए यहाँ पर लगा रखा है, ऐसे करके, है ना। फिर दूसरा इस टाइप से बना हुआ है, फिर इस टाइप से बना हुआ है, यहाँ पर एक प्रतिरोध यहाँ पर दे रखा है, और यहाँ पर क्या है, प्रत्यावर्ती प्रतिरोध है यहाँ पर, इस वाले पोर्शन पे। प्रत्यावर्ती का मतलब जिसको हम बदल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। क्योंकि यदि हम इसको देखेंगे तो ये इस प्रकार से बना हुआ व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है ना। मैं अभी बुक में भी दिखा दूंगा इसको। तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्रत्यावर्ती का है, यानी कि इसमें क्या होता है, PQ/RS होता है, ठीक है ना। ये वाला यहाँ पर कुछ दिया होगा, मान लीजिए 4 ओम दे रखा है, ये 3 ओम दे रखा है ना, और ये 2 ओम दे रखा है, इस टाइप से दे रखा है। और इसको हम ज्ञात कर सकते हैं, इसको प्रत्यावर्ती का मतलब यहाँ चेंज कर सकते हैं इसको बार बार। तो व्हीटस्टोन सेतु को हमने एक चित्र के रूप में इस प्रकार से देखा हुआ है। यहाँ क्या होंगे, ये दिए हुए हैं R1, R2, R3, ठीक है ना। और ये जो R4 है, ये प्रत्यावर्ती मान लो इसको। प्रत्यावर्ती का मतलब इसको हम बदल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो व्हीटस्टोन सेतु द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, इसका प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रतिरोध को देखो, फिर प्रतिरोध का क्या होगा, चालकत्व और चालकता में परिवर्तित किया जाता है। जैसे हमने प्रतिरोध यहाँ पर ज्ञात कर लिया, उसके बाद हम उसको चालकत्व या चालकता में हम क्या करेंगे, उसको परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार प्रतिरोध का मापन किया जा सकता है। और इसमें देख लीजिए बेटा, यहाँ कह रहा है कि प्रथम यह दिष्ट धारा, दिष्ट धारा जानते होंगे आप लोग, दिष्ट धारा जानते हैं, DC यस सर। क्या होता है बेटा ये? सर इसको इंग्लिश में सर डायरेक्ट करंट बोलते हैं सर। और एक जो सर हमारे किसी घरों में नहीं आता, लेकिन सर जो हमारे फोन वगैरह होगी, बैटरी वगैरह सब इससे ही चार्ज होती है सर। ठीक है ना, DC को मतलब हो गया डायरेक्ट करंट, और एक होता है AC, ठीक है ना। इन दोनों में मेन अंतर ये होता है बेटा, जो दिष्ट धारा होती है, ये क्या नहीं होती है, इनमें फ्लक्चुएशन नहीं होता। फ्लक्चुएशन का मतलब ये इस प्रकार से नहीं चलती, इनका जो ये आएगा वो इस प्रकार से नहीं आएगा। और जो अल्टरनेट करंट होते हैं वो क्या करता है, एक बार ये ऊपर की तरफ जाता है, एक नीचे जाता है, इस टाइप से आता है ना। इसका जो ग्राफ है उस प्रकार से आता है, ठीक है ना? यानी कि ये क्या करता है, तभी तो इससे झटका लगता है ना। तो जो AC होता है, अल्टरनेट कर प्रत्यावर्ती धारा, ये 1 मिनट में इसका जो ये होगा, ये यहाँ तक पहुंचेगा, फिर वापस 0 आएगा, फिर नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन दिष्ट धारा में क्या होता है, एक समांतर उसमें जाती हैं, जैसे हम मोबाइल की बैटरी से निकालते हैं, या जो हमारे पास क्या होती हैं, बैटरियां होती हैं, बैटरियों पे करंट नहीं लगता, ठीक है ना। उस जो बैटरियों में बहता है वो क्या होता है, DC होता है, डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा। और प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, जो बिजली होती है हमारे पास, कौन सी, जो घरों में आती है, ठीक है ना। तो ये प्रत्यावर्ती धारा है, ठीक है ना। इसको केवल इसी रूप में समझेंगे हम थोड़ा, है ना। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो दिष्ट धारा होगी, जैसे हमने कोई विलियन लिया, ठीक है ना, तो उस विलियन में क्या करना है, जो हमारे पास DC होगा, ठीक है, डायरेक्ट करंट होगा, इस विलियन के संगठन को, इसकी सांद्रता बदल सकते हैं। जैसे हमने DC उसमें डालेंगे तो उससे क्या होगा, उसके जो संगठन है, संगठन में उस विलियन में कौन कौन सी चीजें मिली हुई है ना, उनमें क्या होगा, उनकी सांद्रता को बदल सकता है, जो DC करंट होता है, ठीक है। और देखो इस जो कठिनाइयां हमारे पास आती है, AC करंट को यदि लेंगे तो उससे हो सकता है कि हमें करंट लगे, ठीक है ना। तो इसलिए इसको
नहीं लिया जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर होता है, जो धारा को नापने के लिए होता है वो गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है ना। लेकिन इस जगह हम क्या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब वो विलियन के फॉर्म में होगा तो उसके स्थान पर, गैल्वेनोमीटर के स्थान पर हम क्या लेंगे, हेडफोन लेंगे। जो हेडफोन होता है, जैसे संसूचना, यानी कि इससे जिससे हमें सूचना मिल जाए, ठीक है ना। इनकी जगह पर क्या लेंगे, हेडफोन लेंगे, ठीक है। उसके उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा, इस विलियन में क्या कर सकते हैं, किसी धातु द्वारा नहीं जोड़ा जाता है। यहाँ पर यदि देखेंगे तो इसको किसी धातु के रूप में हम इसको नहीं जोड़ेंगे। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जोड़ेंगे। और अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे हमने ये चित्र बनाया, एक मिनट बेटा, इस चित्र को दोबारा से इसी चित्र के माध्यम से बताता हूँ। मान लीजिए हमने इस टाइप से लिया, व्हीटस्टोन सेतु को आप लोग अच्छी तरह जान लेंगे। यहाँ पर ये है, ये बना हुआ एक प्रतिरोध, ठीक है ना। फिर दूसरा यहाँ से आया, ठीक है ना। तीसरा इसमें इस प्रकार से जुड़ा होगा, फिर यहाँ पॉइंट आएगा, चौथा इस टाइप से जुड़ा होगा। अब मान लीजिए हमारे पास ये चारों बिंदु हैं, सही नहीं बना हुआ बेटा, लेकिन देख लीजिएगा इसको, है ना। यहाँ पर हम इस टाइप से इसको बना सकते हैं, और यहाँ पर एक कुंजी ले लेते हैं, बटन, ठीक है ना। और इसमें क्या करेंगे, एक बैटरी जोड़ देंगे, ये देखिए, है ना, ये बैटरी जुड़ी हुई। और इसमें प्लस पॉइंट होगा, माइनस यहाँ से आएगा, और ये हो जाएगा R1, ठीक है ना। ये R1 होगा, जिसको हम परिवर्तित भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये परिवर्तित वाला, ठीक है ना। ये यहाँ पर ले लेते हैं R2, और ये क्या होगा, अज्ञात होगा, जिसे हमें ज्ञात करना होता है, ठीक है ना। अज्ञात वाला होगा, इसे यहाँ पर ले सकते हैं R3, और ये लेंगे R4, ठीक है ना। इनके बीच में जो जुड़ा होता है वो गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है यहाँ से, ठीक है ना। ये गैल्वेनोमीटर है, इस टाइप से। ये किसने दिया था, व्हीटस्टोन ने दिया था। अब इसके लिए जो निकाला जाता है, किस प्रकार से निकाल सकते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो अज्ञात वाला दिया हुआ है, यानी कि जिसका ज्ञात करना है ना, उस वाले पोर्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम उसको लगाएंगे। जैसे मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो प्रतिरोध के रूप में है, लेकिन हमें क्या चाहिए, विलियन का चाहिए, विलियन का प्रतिरोध निकालना। तो हमने क्या करना होगा कि एक कांच का टब लेंगे, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लेंगे। ये देखो, 2 इलेक्ट्रोड इस प्रकार से आ जाएंगे, है ना। और इस इलेक्ट्रोड को यहाँ से इस पे कनेक्ट कर देंगे, इस प्रकार से कनेक्ट किया जाएगा। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, किस प्रकार से आएगा, इसको हम इस विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आएगा प्रतिरोध, जो हमारे पास R है, ठीक है ना। तो यहाँ इसको पूरा बना लेते हैं बेटे, इसमें इसको A ले लेते हैं, ये वाला पोर्शन A हो जाएगा, और इसको ले लेते हैं C, ठीक है। ये B हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास D, ठीक है। इसके लिए जो प्रतिरोध किस प्रकार से आएगा, हमारे पास प्रतिरोध R, ठीक है ना, और अपॉन क्या आ जाएगा, प्रतिरोध X। प्रतिरोध X किससे कहेंगे बेटा, प्रतिरोध X हमारे पास हो जाएगा ये वाला, जिसे हमें ज्ञात करना है, इज इक्वल टू हो जाएगा AD। AD मीन्स ये वाला, ठीक है ना, AD अपॉन CD, ये वाला प्रतिरोध, है ना। प्रतिरोध यहाँ पर CD, इस प्रकार से भी हम इसको दिखा सकते हैं। देखो, प्रतिरोध X तो हमारे पास ये हो गया, जो अज्ञात है, जिसे हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। प्रतिरोध R कौन सा हो गया, ये वाला, जो जिसको हम परिवर्तित कर रहे हैं, ठीक है ना, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रतिवर्तित, जिसको हम परिवर्तित कर सकते हैं, ये वाला प्रतिरोध है, ठीक है। और ये अज्ञात वाला प्रतिरोध है। तो ऐसे इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया कि प्रतिरोध हमारे पास, प्रतिरोध हमें X निकालना होगा, प्रतिरोध
एक्स, एक्स का मतलब जो हमने इससे कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रतिरोध आर और इंटू सी डी, और इस होल के बटे में क्या आ जाएगा, एडी। या इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, जो एक्स है हमारे पास प्रतिरोध, ये यदि हम देखेंगे तो R1 जो परिवर्तित प्रतिरोध है, इंटू देखो CD हमने लिया, CD वाला कौन सा, ये वाला R3, ठीक है ना, अपॉन क्या आ जाएगा, R4। इस प्रकार से भी हम क्या करेंगे, इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए जो हमने यहाँ पर लगाया है, इसको हम अलग से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो कुछ चीजें हमें मालूम होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए हमने अलग अलग ये देखो चालकता है ना, विशेष पात्र बना करके बनाए जाते हैं, और जिन्हें हम चालकता सेल भी कहते हैं, ये चालकता सेल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए चालकता सेल क्या होता है, किसका बना होता है, प्लेटिनम का बना होता है, ठीक है ना। ये चालकता सेल प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है ना, जिसमें क्या होगा, जिन पर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी होती है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमने निकाल दिया एक्स को, एक्स की वैल्यू में आ गई, ठीक है ना। एक्स बराबर क्या हो गया, यदि माना एक्स जिसको हमने क्या माना था यहाँ पर, एक्स इज इक्वल टू हमारे पास था R2, ये क्या था बेटा, R2, एक्स बराबर R2, ठीक है ना, ठीक है ना, एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, R2 हुआ। अब इस R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस R2 में यदि हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, एक तो हमारे पास R1 इंटू R3, और इसके बटे में क्या आ जाएगा, R4। इससे हम क्या निकाल रहे हैं, ये जो अज्ञात वाला प्रतिरोध है उसको ज्ञात कर सकते हैं व्हीटस्टोन सेतु की मदद से, ठीक है ना। यहाँ पर जो प्रतिरोध होगा, किस प्रकार से गणना की जा सकती है इसकी, ठीक है ना। तो हमें पता है कि जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं, है ना। तो ये बराबर देखो, ये x बराबर हमारे पास R2 है, तो जो चालकत्व है, चालकत्व को दिखाते हैं बेटा G से, तो G इज इक्वल टू क्या होगा, 1/R, और यहाँ R क्या होगा, यदि हम इसमें देखेंगे, इस R की जगह को यदि हम देखेंगे तो R बराबर क्या होना चाहिए, इस R को हम क्या मानेंगे, यहाँ पर R हो जाएगा ये X वाला। देखो इससे तो हमें प्रतिरोध ज्ञात होगा, जब हम उसे चालकत्व में बदलेंगे तो किस प्रकार से बदलेंगे, क्योंकि हमें मालूम है जो अज्ञात वाला है वो यहाँ पर है, ये अज्ञात वाला प्रतिरोध है, ठीक है। तो G इज इक्वल टू 1/R, ये चालकत्व बराबर आ जाएगा 1/R, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/X लिख सकते हैं, क्योंकि हमें व्हीटस्टोन सेतु से इसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा, ये क्या लिख सकते हैं हम इसको, कि G चालकत्व बराबर हो जाएगा, क्या आएगा, 1/X, ठीक है ना। X का मतलब हो गया जो हमारे पास अज्ञात वाला प्रतिरोध है उसको ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। अब जो चालकत्व होता है, किसी भी सेल का चालकत्व होता है, उसको हम G से डिनोट करते हैं, ठीक है। और सेल स्थिरांक को क्या किससे दिखाते हैं, सेल स्थिरांक को दिखाते हैं G स्टार के रूप में, ठीक है। तो G स्टार के रूप में जब ये आएगा, तो उससे पहले थोड़ा चलो खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर हम क्या लेंगे, कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है, कप्पा इज इक्वल टू होगा G इंटू G स्टार, ये मैंने बताया नहीं था बेटा आप लोगों को, है ना, इसको ध्यान रखना थोड़ा सा, कि कप्पा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार, और G की वैल्यू हमें पता है, ये तो है, जो G स्टार है वो है सेल स्थिरांक, यहाँ पर जो होगा G होगा वो सेल स्थिरांक होगा, ये बताया नहीं था मैंने आप लोगों को, है ना, इनके बीच संबंध बता दूंगा अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पर कप्पा इज इक्वल टू होगा G इंटू G स्टार। अब इसमें क्या होगा, G की वैल्यू हमें पता है, G की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/X, और इंटू क्या हो जाएगा, G स्टार,
ठीक है ना। तो ये कप्पा की वैल्यू इस व्हीटस्टोन सेतु से हम निकाल सकते हैं, ये वाला इस प्रकार से। ठीक है ना। इसके बाद और भी आगे हैं, यदि हम देखें इसकी मोलर चालकता के रूप में देखें, मोलर चालकत्व क्या होता है? मोलर चालकत्व को हम दिखाते हैं लैम्डा एम से। इस लैम्डा भी कह सकते हैं, कैप एम भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, लैम्डा एम भी कहा जाता है और कैप एम भी कहा जाता है, इसको कैप एम भी हम कह सकते हैं। ये क्या हुआ? कैप एम, कैप एम के रूप में भी इसको कहा जा सकता है। तो कैप एम हुआ, या मोलर चालकता कहते हैं, है ना। ये इस टाइप से लैम्डा एम भी इसको डिनोट करता है। तो इसकी जो वैल्यू होगी इस फॉर्म में, यदि हम लिखेंगे इस फॉर्म में किस प्रकार से आएगा? इस फॉर्म में, ये अभी बताया ही नहीं मैंने, है ना, मैं आपको ऐसे फॉर्मूले के रूप में दिखा रहा हूँ इसको। तो यहाँ पर आएगा लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या होता है? कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। इस प्रकार से इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। तो इससे भी हम क्या निकाल सकते हैं? मोलर चालकता। तो ये अलग अलग प्रकार के वो हैं, फॉर्मूले हैं जिनको हम लिख सकते हैं इसमें। तो ये सारे आ जाएंगे, इसके आधार पर निकाल सकते हैं बेटा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? व्हीटस्टोन का सेतु का प्रयोग करके उसके मानों को, जो अज्ञात वाला हमारे पास क्या होगा प्रतिरोध है, उसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। देखो ये सेल स्थिरांक है, ठीक है ना। इनके बीच किस प्रकार से आएगा? जो सेल स्थिरांक होगा किस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं? जो चालकता और सेल स्थिरांक में किस प्रकार से संबंध होता है? तो पहले चालकता क्या होता है? चालकता किसी सेल की चालकता को हम क्या डिनोट करते हैं? चालकता क्या किसे कहते हैं बेटा? चालकता, फिर दोबारा पूछ रहा हूँ बार बार। प्रतिरोधकता का प्रतिरोध। जी, है ना। चालकता बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकता का प्रतिलोम, 1/ρ, है ना। ये हो जाएगा हमारे पास चालकता। चालकता को हम कहते हैं चालकत्व भी कहते हैं, है ना। विशिष्ट चालकत्व, ठीक है ना। इसको के से डिनोट करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे ये क्या होता है बेटा? यदि हम रो को देखेंगे तो रो बराबर क्या होता है? आर ए अपॉन एल। आर ए, आर आर ए अपॉन एल। आर ए अपॉन एल। नहीं ठीक सर, है। उसका मैंने उसका बताया है सर, रो का। किसका? रो का बताया सर, ये तो उल्टा हो जाएगा ना फिर सर, एल अपॉन आर ए हो जाएगा। हाँ हाँ, वही हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो रो इज इक्वल टू हो जाएगा, रो इज इक्वल टू एल अपॉन ए होगा। ये क्या है बेटा? यदि हम इसको देखेंगे तो ये है चालकता, है सेल की चालकता। ठीक है ना। यानी कि जो हमारे पास आएगा सेल की लंबाई और सेल का अनुप्रस्थ काट क्या होगा? ये होता है। ठीक है ना, सेल की लंबाई अपॉन सेल का अनुप्रस्थ काट का ये आ जाएगा अनुपात। ठीक है ना। और दूसरा अनुपात होगा हमारे पास, इसको हम कहते हैं सेल स्थिरांक। एल अपॉन ए को हम क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक। ये हमारे पास क्या होगा? सेल स्थिरांक। ठीक है। और सेल स्थिरांक को हम व्यक्त करते हैं जी स्टार से। जी क्या होगा? स्टार से। ठीक है ना। यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है? कप्पा बराबर क्या होता है बेटा, कोई बताएगा? अभी तो बताया था कप्पा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए। जी इंटू एल अपॉन ए, ऐसा हमने पढ़ा था पहले, ऐसा वाला फॉर्मूला पढ़ा था पहले। कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला पढ़ा था यस सर। जब हमने ये निकाला था, कप्पा ये निकाला था, तो ये वैल्यू आई थी हमारे पास, है ना। इस टाइप से हमने निकाला था। और कप्पा इज इक्वल टू एल अपॉन ए। तो एल अपॉन ए यदि माना क्या है? सेल स्थिरांक है, तो इस सेल स्थिरांक की जगह क्या लिख सकते हैं हम? इसको जी स्टार मान सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा कप्पा इज इक्वल टू क्या होगा? जी इंटू जी स्टार, ये आ जाएगा। यदि हमें इसमें से क्या निकालना हो? सेल स्थिरांक निकालना हो, ठीक है ना, कभी सेल स्थिरांक निकालना हो जी, तो जी स्टार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
कप्पा अपॉन जी आ जाएगा, है ना। इस प्रकार से भी हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। या जी स्टार इज इक्वल टू जी आ जाएगा, ठीक है। और भी आ सकता है कुछ। इस जी की वैल्यू क्या कितनी होती है, जी की वैल्यू मालूम है बेटा, 1/r। 1/r होता है। जी इज इक्वल टू क्या होगा, 1/r, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तो यहाँ पर क्या होगा, जी स्टार इज इक्वल टू क्या होगा, कप्पा 1/r। देखो ये r ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं k इंटू आर। यानी कि जी जो सेल स्थिरांक है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टार इज इक्वल टू k इंटू आर, ये आ जाएगा। और यहाँ पर k क्या है, यदि हमें सेल स्थिरांक निकालना हो तो सेल स्थिरांक बराबर क्या आएगा, जो हमारे पास सेल स्थिरांक होगा तो सेल स्थिरांक इज इक्वल टू जी, ये है सेल स्थिरांक, ये बराबर कप्पा को हम क्या बोलते हैं, चालकता। चालकता गुणा क्या कर देंगे, प्रतिरोध। इस प्रकार से ये भी निकाल सकते हैं। सेल स्थिरांक बराबर क्या होगा, जो उसकी चालकता होगी और उसके साथ हम क्या कर देंगे, किसका गुणा करेंगे, प्रतिरोध का गुणा करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हम इसको सेल स्थिरांक भी निकाल सकते हैं, चालकता और सेल स्थिरांक। चलो अब ये थोड़ी सी नया टॉपिक है, यहाँ से शुरू कर लेंगे। ये थोड़ा सा बीच बीच में कॉम्प्लिकेशन है बेटा, एक बार पढ़ लोगे आप लोग, ठीक है ना। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है ही, लेकिन इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता। ये आप लोग बहुत बड़े कंपटीशन में जाओगे तो पूछ भी सकते हैं इनको, है ना। बस हमें सीखना जरूरी है। देखो ये है मोलर चालकता, मोलर चालकता और मोलर चालकत्व, या हम इसको क्या कह सकते हैं, मोलर चालकत्व। देखो चालकता को हमने चालकत्व के रूप में लिखा हुआ है ना, ये दोनों एक ही टर्म्स है। और इसको हम लिखते हैं, सिंबल बनाते हैं बेटा, इसको लैम्डा एम भी कहते हैं इसको, और कैप एम भी कहा जाता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज है, ठीक है ना। तो यहाँ हम सिंबल को पढ़ने के लिए हम कह सकते हैं कैप की तरह दिखाई दे रहा है, ऐसा कैप की तरह एम, तो कैप एम भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है ना, लैम्डा एम भी कह सकते हैं, ठीक है। ये इसको पढ़ने के लिए हम इसका उपयोग करेंगे। अब मोलर चालकता होती क्या है, ठीक है। तो मोलर चालकता क्या होती है, मोलर चालकता होती है, ये कहता है कि एक ही विलायक में समान ताप पर विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयनों की चालकता में अंतर विघटन के फलस्वरूप बनने वाले जो आयन आवेश, ठीक है ना, यहाँ माफ कुछ गलत हो गया है ना, उनकी सांद्रता विभव प्रवणता के अंतर्गत संचालित होती है, ठीक है ना। संचलन सुविधा को भिन्न भिन्न कारण होते हैं, ठीक है। चलो इसको इस रूप में मान सकते हैं कि हमने लिया एक मोल, इसको इस रूप में समझ सकते हैं बेटा कि हमने एक मोल, जो हमने क्या लिया, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य। हमारे पास क्या है, एक मोल विद्युत अपघट्य है, को जब हम विलयन में घोलते हैं, मान लीजिए हमने क्या लिया, एक मोल विद्युत अपघट्य लिया, और उसको जब हम क्या करते हैं, विलयन में घोलते हैं, ठीक है ना। माना हमने क्या लिया, एक मोल, सपोज हमने एक मोल NaCl लिया, ठीक है ना, और ये विद्युत अपघट्य है, और इसको जब हम क्या करेंगे, विलयन में घोलेंगे, तो जो उससे उत्पन्न आयन होंगे, ठीक है ना, इससे क्या होंगे, जो उत्पन्न एक मोल से जो उत्पन्न आयन होंगे Na पॉजिटिव और Cl माइनस, एक मोल घोलने से जितने आयन उत्पन्न होंगे, ठीक है ना, उत्पन्न आयनों की जो चालकता होगी, जो उत्पन्न जो क्या होंगे आयन होगी, उनकी जो चालकता होगी वो मोलर चालकता कहलाएगी। क्लियर, समझ में आया बेटा। हमने क्या लेना है, एक मोल विद्युत अपघट्य लेना है, और इस एक मोल विद्युत अपघट्य को जब हम क्या करेंगे, किसी विलयन में घोलेंगे,
तो इससे जो उत्पन्न आयन है ना, इनकी जो चालकता होगी उसी को हम क्या कहेंगे, मोलर चालकता कहेंगे। इसको इस रूप में याद कर लें, ये हो गए मोलर चालकता। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई बेटा? इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? हमारे पास क्या है, एक मोल क्या है, यहां पर क्या लेना हमने, एक मोल विद्युत अपघट्य, ठीक है ना। और उसको जब हम किसी विलयन में घोलेंगे, घोलने पर उत्पन्न जो आयन होंगे, है ना, और उनकी जो चालकता होगी उसको हम क्या कहेंगे, मोलर चालकता। उन आयनों की जो चालकता होगी उसे हम कहेंगे मोलर चालकता, ठीक है। तो इसको आप परिभाषा के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक मोल विद्युत अपघट्य विलयन को विलयन में घोलने पर उत्पन्न आयनों की जो चालकता होगी उसको ही हम क्या कहेंगे, मोलर चालकता कहेंगे, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना। और इसको हम किससे दिखाएंगे, कैप एम से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, कैप एम से दिखाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए हमने क्या किया, एक मोल हमारे पास क्या है, वैद्युत अपघट्य है, और उसको हमने क्या किया, कोई आयतन हमारे पास V है, और उस VML का मतलब कुछ मात्रा में हमारे पास क्या है, ये आयतन दे रखा, ठीक है ना। VML हमारे पास क्या है, विलयन है, ठीक है ना, इसमें घोला गया। तो इसका यदि हम चालकत्व तो निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा जो हमारे पास लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू V, ये वैल्यू आएगी, ठीक है ना। यहाँ पर यदि देखेंगे तो मोलर चालकता, देखो एक जो क्या होगा, एक जो हमारे पास क्या होगा, एक मोल जो होगा, एक मोल विलयन का चालकत्व, तो चालकत्व किसको दिखाते हैं हम, कैपम से, है ना, इंटू V, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मोलर चालकता हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एक मोल जो हमारे पास क्या होगा, वैद्युत अपघट्य होगा, उसकी जो चालकता होगी, चालकता ही को क्या कहते हैं, चालकत्व कहा जाता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो चालकता होगी इसको हम दिखाते हैं कप्पा से इंटू V। तो यहाँ पर फॉर्मूला आएगा लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू V इंटू ml के फॉर्म में आएगा। इस प्रकार से फॉर्मूला बन जाएगा। मोलर चालकता समझ में आई? दीक्षा बताओ बेटा, दीक्षा कण्वा, मोलर चालकता समझ में आई बेटा? सर उसकी डिफिनेशन बोलना थोड़ा दोबारा से। दोबारा बोलनी पड़ेगी। डेफिनेशन कुछ नहीं बेटा, सिंपल है। हमने क्या करना है, एक मोल क्या लेना है, एक मोल हमारे पास क्या है, विद्युत अपघट्य, ठीक है ना। मोल ये विद्युत अपघट्य, जो विद्युत के द्वारा अपघटित होने वाला है, विद्युत अपघट्य, ठीक है ना। एक मोल हमारे पास क्या है, विद्युत अपघट्य, है ना। को जब हमने क्या किया, विलयन में घोला, इसको विलयन बनाया इसका, ठीक है ना। और इसने क्या किया, इस एक मोल विद्युत अपघट्य ने आयन उत्पन्न किए, क्या किए, आयन उत्पन्न किए, और इन आयनों की जो चालकता है, ठीक है ना, इन आयनों की जो चालकता है वो मोलर चालकता कहलाती है। उसे क्या कहेंगे, मोलर चालकता, उसे क्या कहेंगे, मोलर चालकता, जिसको हम किससे दिखाते हैं, कैपम से दिखाते हैं, मोलर चालकता। ठीक हो गया कि नहीं आया, अब समझ में आ गया? यस सर। एक मोल, इसको डेफिनेशन के रूप में हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक मोल विद्युत अपघट्य को विलयन में घोलने पर उत्पन्न आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं, ठीक है। और मोलर चालकता इस कंडीशंस में क्या होगी, यहाँ पर होगा लैम्डा, जो हमारे पास कैपम है, कैपम इज इक्वल टू जो एक मोल होगा, एक मोल विलयन की जो आयनों की चालकता है उसको हम दिखाते हैं कप्पा से, इंटू उस आयतन को दिखाएंगे जिसमें घोला गया है, वो VML होगा, ठीक है ना। वो हो जाएगा हमारे पास मोलर चालकता।
हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको नोट कर लेंगे, है ना। अब v का मतलब अलग अलग प्रकार से हो सकता है यहाँ, ठीक है। इसमें आयतन अलग अलग रूप से ले सकते हैं। यहाँ पर यदि हम इसको कैप m को लिखेंगे ऐसे, ठीक है ना, यदि हम ml के फॉर्म में लिखते हैं इसको, तो यहाँ पर कपा तो ऐसे ही रहेगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 अपॉन हमारे पास m आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, अपॉन m आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से भी हम इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ पर इस टाइप से भी, क्योंकि हमने इसको 1000 के फॉर्म में लिए। और इस m का मतलब हो गया यहाँ पर जो मोलर चालकता की इकाई के फॉर्म में, ठीक है ना। इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, c भी ले सकते हैं, यानी कि हम इसको k इस कांस्टेंट सांद्रता के बराबर होगा इंटू 1000 अपॉन c के फॉर्म में भी आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। c क्या है, मोलर सांद्रण भी कह सकते हैं इसको। यहाँ पर c क्या होगा, मोलर सांद्रता। इस प्रकार से भी हम इसको निकाल सकते। तो ये चीजें आपको नोट हो गई होंगी, किस प्रकार से आना है इसमें, मोलर चालकता क्या होगी, किस प्रकार से हम इसको आगे बढ़ाएं। ठीक हो गया, इसको हम c से नोट कर सकते हैं, ये c वाला हमारे पास आ गया। ठीक, सबको समझ में आया मोलर चालकता क्या है। ये सर। आगे प्राची बता बेटा, मोलर चालकता क्या हुई। सर एक मोल में विद्युत अपघटन के विलयन में घोले गए आयनों की चालकता। सारा उल्टा सुल्टा कर दे बेटा। क्या करना है, पानी लेना। पानी क्या होता है, विलायक होता है ना, ये तो पता है। और इसमें हमने क्या करना है, 1 मोल NaCl डालना है, 1 मोल NaCl, ठीक है ना बेटा। 1 मोल NaCl, तब क्या बन गया, वो विलियन बन गया, ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा, विलियन बन गया। इस 1 मोल NaCl डाला हमने पानी विलायक में, और वो क्या बना दिया, उसका मोलरता बना दी, है ना, विलायक में डाल दिया। अब क्या हुआ कि जो 1 मोल जो हमारे पास NaCl है, इसके जो आयनों की जो चालकता है, ठीक है ना, ये आयनों की जो चालकता है NaCl, Na प्लस और Cl माइनस की जो चालकता होगी वो क्या लाएगी, क्या कहलाएगी, मोलर चालकता। इनकी चालकता याद रखना आपको, 1 मोल विद्युत अपघट्य की के जो आयन है उनकी जो चालकता है वो क्या कहलाएगी, मोलर चालकता, ठीक है ना। हम विलयन में डाल के ही तो आयन बनेंगे, है ना, उसको हम क्या कहेंगे, मोलर चालकता, ठीक है। हाँ चल तू बता बेटा, किससे कहेंगे मोलर चालकता। ये डेफिनेशन याद करनी मोलर चालकता। हाँ चल सूरज बता बेटा। ये सर। हाँ बताओ बेटा, मोलर चालकता किसे कहेंगे। सर, 1 मोल विद्युत अपघट्य को जब विलयन में डुबाते हैं तो आयन उत्पन्न होते हैं, उन आयनों की चालकता को मोलर चालकता। बिल्कुल बिल्कुल सही है ना। थोड़ा डुबाना वाला शब्द अच्छा नहीं लग रहा था, घोलते हैं बेटा यहाँ, है ना, घोलने के लिए होगा, है ना, क्योंकि वो डुबाने का तो इलेक्ट्रोड के फॉर्म में आएगा, है ना। चलो बढ़िया है, ठीक है। इसका ये ध्यान रखना बेटा, इसमें ये है मोलर चालकता, ठीक है ना, ये मोलर चालकता आ जाएगी, ठीक। और इसका ध्यान रखना है, इसका जो मात्रक होगा, ठीक है ना, मात्रक अलग अलग प्रकार से व्यक्त होते हैं इसमें। तो SI यूनिट में यदि देखेंगे, SI पद्धति में, तो SI पद्धति में जो हमारे पास मात्रक होगा, ये होगा सीमेंस, सीमेंस होगा S, और m की पावर -1, ठीक है ना, इनवर्स, या हम इसको कह सकते हैं, ठीक है ना, दूसरा सांद्रता के फॉर्म में भी इसको दिखा सकते हैं, मोल m की पावर -3, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं। ये दोनों जो है किसके उसमें है, SI यूनिट के तहत इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है, किया जाएगा।